नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं और KYC ये क्या है और किस प्रकार से ये जन कल्याणकारी साबित होने वाली है। और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान, मेरे साथ मौजूद है रामकुमार गौतम जी, जो कि निदेशक है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले यानी कि फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर ऑपरेशंस के। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हर्ष जी सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं सर कि कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। खासकर हम जब जनता की बात करते हैं और जन कल्याणकारी नीतियों की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हर घर में रोजी रोटी पहुंचे। और कहीं ना कहीं जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सर, अगर मैं मोटो के बारे में जानना चाहूँ, ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना चाहूँ, जब हम खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बात करते हैं तो क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? हर्ष, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे पहले तो कि फूड सिक्योरिटी स्टेट में इम्प्लीमेंट करना। दूसरा है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हमारा ईटेबल आइटम्स फूड जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल को देखना, चेक करना, कंज्यूमर को अवेयर करना कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट्स का जो है वो निवारण कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हमारा आता है कि प्राइस कंट्रोल। जब भी आपको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में आता है, लोग लिखना शुरू करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें विभिन्न प्रकार के आदेश जो सरकार करते हैं उनको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना ताकि महंगाई जो रुके। सर, जब हम स्कीम्स की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं। हम देखते हैं PDS की हम बात करें या हम बात करें कि जब लोग दूर दराज के क्षेत्रों की हम जब बात करते हैं, हिमाचल में जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि कई इलाके तो बहुत दुर्गम हैं, वहाँ भी लोगों के घर तक उनको अनाज पहुँचाना, उनको खाना पहुँचाना, तो ये बहुत काबिले तारीफ़ चीज़ है। तो सर, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स अभी रन की जा रही हैं, अगर मैं स्टेट की बात करूँ या नेशनल लेवल पर बात करूँ, जिससे कि लोगों का भला हो रहा है? हर्ष, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी स्कीम जो हमारी है वो है हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको PDS भी कहते हैं जी। और आप जानते हैं कि जब से हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट किया गया तो हिमाचल सेकंड स्टेट था सारी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको 2 वक्त की रोटी खाने को ना मिले। इसको इंश्योर करने के लिए इसको किया गया। तो मेन जो हमारा एक स्कीम है वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत जो हम लगभग जो है 20 लाख जो हमारे हैं वो राशन कार्ड होल्डर्स हैं सारे प्रदेश में जी। और उनके माध्यम से लगभग हम 80 लाख के लोगों को जो है 80 लाख लोगों को हर महीने जो है वो PDS का राशन जो है वो उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उन लोगों को खाने पीने की वस्तुओं की जो है वो कहने का मतलब है कि 2 वक्त की रोटी उनको मुहैया कराई जा सके जी। साथ साथ में सरकार ने 2007 में एक इनिशिएटिव लिया था कि देखा जब महंगाई बहुत बढ़ गई तो लोगों को महंगाई से निजात कैसे दिलाई जाए जी। तो एक स्टेट सब्सिडी स्कीम चलाई थी, जिसके तहत जो है हम दालें, नमक, तेल जो है वो लोगों को सस्ते दामों पे बाज़ार से सब्सिडाइज रूप में जो लोगों को मुहैया करा रही, जिसमें लगभग 300 करोड़ के आसपास सरकार हर साल जो है वो धनराशि खर्च कर रही है ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को सस्ता राशन, ऐसे लोग जो खुद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इस तरीके की जो खाने की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सके जी। इसके अतिरिक्त जो हमारा मेन काम है वो है कंज्यूमर अवेयर करना, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना सारे प्रदेश में। आप देखते हैं कि कोई भी ग्राहक है, आजकल अब अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में जागो ग्राहक योजना चलती है, वो सारा ही डिपार्टमेंट के माध्यम से चलाई जाती है। और किसी भी कंज्यूमर को अगर लगता है कि कोई भी उपभोक्ता जो है किसी प्रकार की मुश्किल से गुजर रहा है, कोई कंज्यूमर कोई वस्तु खरीदता है और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जो सेलर है वो नहीं करता है किसी प्रकार की उसको दूर करने के लिए, तो वो हमारे पास आ सकता है, कंप्लेंट दे सकता है और उसको जो है फिर हम उसके जो हमारा मैकेनिज्म है उसके माध्यम से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो मैंने आपको बताया। साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारी सिविल सप्लाईज है, जैसे हमारा LPG की सप्लाई है, पेट्रोल की सप्लाई है, वो भी प्रदेश में जो सुचारू रूप से चलती रहे। हालांकि हम इसको मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें मुख्यतः रोल जो है वो IOC का, जो हमारी जो अदर पेट्रोलियम एजेंसीज़ है उनका रहता है, लेकिन हम इसको मॉनिटर जरूर करते हैं स्टेट में कि कहीं कोई कमी है तो उसको हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस कमी को भी दूर करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा
विभाग है उसका मुख्य उद्देश्य यही है और यही स्कीम में हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी सर, जब हम सब्सिडी की बात करते हैं, हम सब्सिडाइज राशन की बात करते हैं, हम देखते हैं कि जब पीडीएस के तहत सब्सिडाइज दालें मिलती हैं, सब्सिडाइज तेल मिलता है, कहीं ना कहीं आटा और चावल भी सब्सिडाइज रेट्स पे मिलता है, तो सर इसका पर्पस लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ देने का है, जैसा आपने जिक्र भी किया। तो सर इसमें भी क्या कोई डिफ्रेंशिएशन रहती है कि जो बिलो पावर्टी लाइन है उनको क्या क्या रेट्स लगेंगे, जो अबव पावर्टी लाइन है उन्हें क्या मिलेगा? हाँ, इसमें हर्ष मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा आता है NFSA होल्डर्स, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं और उनको जो राशन कार्ड मिलते हैं उसको हम NFSA बेनिफिशरीज़ कहते हैं। उनको एक ही रेट रहता है, जैसे कि अगर हम आटे की बात करें तो आटा और चावल उनको फ्री में है। आटा का मतलब है गेहूँ और चावल उनको फ्री में दे जाते हैं, लेकिन हिमाचल में हम गेहूँ की जगह उनको आटा देते हैं। तो आटे के लिए हम ₹1.20 पर केजी उनसे चार्ज करते हैं। तो जो हमारा ग्राइंडिंग चार्जेस होता है और हैंडलिंग चार्ज होता है, आटे को लाना ले जाना डिपो तक पहुंचाना, और उसमें सब्सिडाइज्ड उनको हम ₹1.20 जो है पर केजी आटा चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ उनको चावल और गेहूँ और या आटा जो मैं कह रहा हूँ उसके अलावा उनको फ्री में दिया जाता है। जो हमारे अन्य जो हमारे लाभार्थी हैं, जैसे कि इसके अलावा भी हमारे लाभार्थी हैं जिसको हम APL कहते हैं, अबव पावर्टी लाइन कहते हैं, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे APL होता है जो कि टैक्स पेयर्स नहीं है, इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है, ठीक है, जो कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, लेकिन वो गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन लो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, उनको जो है हम आटा और चावल जो है, जो चावल है हमारा ₹10 केजी मिलता है उनको, और जो आटा है वो ₹9.30 पर केजी हम उनको हर मंथ देते हैं। जहाँ तक हमारी स्टेट सब्सिडी जो स्कीम है जिसके अंदर हम पल्सेस देते हैं और तेल देते हैं और नमक देते हैं, उसका प्रश्न है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे NFSA बेनिफिशरीज़ हैं, जिसको हम जो लगभग हमारे पास जो हैं कोई 8 लाख के करीब राशन कार्ड होल्डर्स हैं, वो जो लोग हैं उनको हम हर महीने जो है उनका एक सरकार की तरफ से एक मार्जिन, एक सब्सिडी रेट जो है वो तय किया जाता है और उनको जो वो दिया जाता है। जैसे इस महीने मान लो हम दाल पे चना दाल उनको ₹30 दे रहे हैं, अगले महीने वो ₹40 हो जाएगा मार्केट को देखते हुए। जैसे मार्केट में रेट बढ़ेगा तो उनका प्राइस भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हम उनको ₹10 से ₹20 से लेकर ₹30 तक सब्सिडी दालों में देते हैं, और तेल में भी इतनी सब्सिडी दी जाती है और नमक में भी सब्सिडी उनको दी जाती है। शुगर भी हम जो है वो इन बेनिफिशरीज़ को जो है वो सस्ते रेट पे प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे NFSA बेनिफिशरीज़ हैं जिसको BPL कैटेगरी के हम कह सकते हैं, उनको ₹13 पर केजी जो है वो शुगर मिलती है, और जो APL वाले हैं उनको ₹30 पर केजी हम देते हैं। APL जो इनकम टैक्स वाली जो हमारे बेनिफिशरीज होते हैं उनका जो मार्केट रेट के हिसाब से जो हमें हैंडलिंग या लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है, हैंडलिंग चार्जेस, उसके ऊपर जो हम उनको ये सारे खाने पीने की वस्तुएँ जो हैं जो अंडर PDS स्कीम के अंदर हम देते हैं उसको उपलब्ध करवाई जाती है। जी, और सर जब हम बात करते हैं सब्सिडाइज रेट की, और मेरे हिसाब से मेरे दर्शक भी एग्री करते होंगे कि हम सब लोग जब हम PDS की बात करते हैं, राशन की दालें किसने नहीं खाई, और सब लोग आज भी राशन की दालें खाना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। खासकर हम हिमाचल की बात करें, और हिमाचल की तुलना में बहुत सारे राज्यों ने इस प्रकार से PDS का सिस्टम स्टार्ट किया है। तो सर जब हम PDS की बात करते हैं, जो PDS का जो सिस्टम है, कंप्यूटराइजेशन इसमें की जा रही है, तो जो कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया गया, इसके पीछे क्या आपके तथ्य रहे होंगे, क्या आप सोच रही होगी आप लोगों की? और सर ये जो PDS मतलब जब एक एरिया में PDS सिस्टम आता है तो उसके पीछे क्या जनसंख्या को देख के या फिर भौगोलिक स्थिति को देख के PDS सिस्टम लाया जाता है? हर्षी, मैं कहना चाहूँगा कि कंप्यूटराइजेशन आप देख रहे हैं कि हर जगह हो रही है। जी, खाद्य नागरिक पूर्ति और हमारे विभाग में भी इस तरीके का इनिशिएटिव 2007 में लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो हमारा जो कंज्यूमर है, जो बेनिफिशियरी है, उनको आसानी से हम राशन उपलब्ध करवा सकें, एक तो ये इसका पर्पज़ है। दूसरा है कि एक ट्रांसपेरेंट वे में कि जो उनको मिलना चाहिए वो जो कोटा है वहाँ तक पहुँचे, लास्ट का जो हमारा लाभार्थी उस तक पहुँचे, और रास्ते में वो गायब ना हो, कोई उसको किसी और जगह डाइवर्ट ना कर दे। जो हमारे डिपो होल्डर्स हैं वैसे तो बहुत अच्छे लोग सारा काम करते हैं, लेकिन बीच में आपने देखो कई बार ऐसी भी चीज़ें आती है कि बेनिफिशियरी को पहले नहीं मिलता था, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जो है कंप्यूटराइजेशन सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया है। और इसमें मैं भी बताना चाहूँगा कि एक तो इससे डाटा मैनेजमेंट में बहुत आसानी है डिपार्टमेंट को हो रही है। आप
हर रियल टाइम में बता सकते हैं कि हमारे प्रदेश में कितने राशन कार्ड अभी हैं और 1 घंटे के बाद कितने और बन गए नए, उसकी जानकारी भी हम किसी को भी मुहैया करा सकते हैं, मतलब विभाग के पास रहती है जी। और इससे एक तो जहाँ हमें अच्छी स्कीम्स बनाने में इसकी सहायता मिलती है, तो दूसरी तरफ ये सुनिश्चित भी किया जाता है कि कितने लोगों ने सही रूप में उनको जो राशन इस महीने में या इस तारीख तक जो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, बाकी राशन कहाँ पे पड़ा है। जी। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि ट्रांसपेरेंट वे में जो है डिपार्टमेंट काम करे और जो राशन जिन लोगों के लिए बनाया गया है, जिस लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए जी। उस तक पहुंचाया जा सके, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। और सर हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जब राशन डिपो होल्डर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को एसएमएस भी आ जाता है कि आपके डिपो होल्डर के पास ये राशन या ये दालें या फिर ये तेल और चावल अवेलेबल हैं, तो कृपया आप वहाँ जाके ले लें। तो कहीं ना कहीं इससे भी काफ़ी सहूलियत हो गई है। ये सिस्टम भी हमारे इसमें कंप्यूटेशन प्रोसेस में किया गया है कि जब भी राशन डिपो में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली जो उनको एक एसएमएस जो है सभी उपभोक्ताओं को चला जाएगा जिनके मोबाइल नंबर उसमें हमारे सॉफ्टवेयर डाटाबेस में सीडेड है। इसलिए हम ये भी कह रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर जो है वो राशन कार्ड के साथ जो है वो उसमें डाटा में जो है फीड कराएं, ताकि जैसे राशन हमारा होलसेल गोडाउन से उठता है, डिपो से उठता है, उसी टाइम वो एसएमएस जो चला जाता है कि आपके एरिया का जो फेयर प्राइस शॉप है उसका इतना राशन जो है वो आपके डिपो में पहुंच गया है, पहुंचने वाला है। जी। तो क्योंकि अक्सर सर पहले ये देखा जाता था और लोगों की मेरे हिसाब से काफ़ी ग्रीवियंसेस भी ये रहती थी, शिकायत भी रहती थी कि जब भी हम डिपो होल्डर के पास फेयर प्राइस शॉप जिसको कहा जाता है, जब भी हम उसके पास जाते हैं तो कई बार वो ये कहता है कि ये दाल मौजूद नहीं है या फिर आज चीनी मौजूद नहीं है या सिर्फ यही सामान है। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी हद तक आ रही है, क्योंकि जब आपके उपभोक्ताओं के पास ही एसएमएस आ जाता है कि आपके डिपो होल्डर के पास ये राशन उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं डिपो होल्डर भी मना नहीं कर पाएगा। और मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर विभाग भी कंज्यूमर को कोई मैसेज करना चाहता है, मान लो किसी प्रकार की कोई जानकारी देना चाहता है जो हम कहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस के तौर पे जाती है, वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इस कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को पहुंचा सकते हैं। साथ में इसका एक और फ़ायदा ये भी हो रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर का जो जैसे ही बेनिफिशियरी डिपो में जाता है, कोई वस्तु लेता है, कोई सामान दाल लिया, आटा लिया, चावल लिया, तो उसका बिल जो है उसके मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से पहुंच जाता है कि आपने इसमें इतना जो है वो पैसा खर्च किया है, इतनी आपको रसीद मिल गई है। तो एक तो वहाँ पे डिपो होल्डर को ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, वो चार्जिंग नहीं उसकी कर सकता है। दूसरा उसके पास रिकॉर्ड रहता है कि उसने कितना पैसा कहाँ खर्च किया और कितने सस्ते में उसको महीने भर का राशन जो है वो सरकार के माध्यम से सरकार जो है वो एपीएस के माध्यम से उन लोगों को जो है वो वितरित करने में जो है वो सफल हो रही है। जी सर, जब हम कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ई पॉस मशीन भी हर डिपो होल्डर के पास लगी है। कहीं ना कहीं जब आप राशन लेने जाएंगे तो आपको या तो इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो राशन कार्ड है उसका बार कोड को स्कैन कर लिया जाएगा, नहीं तो आपके कहीं ना कहीं आप अपना फिंगरप्रिंट से उसको स्कैन करके तब आप कहीं ना कहीं आप राशन ले पाएंगे। तो इसके पीछे क्या वजह थी और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन जो है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो स्कीम है, इसका जो उद्देश्य है कि इसका लाभ उस लाभार्थी तक जाना चाहिए, उसको इंश्योर करने के लिए ई पॉस का जो है प्रयोग किया जा रहा है। जी। अब जब तक ई पॉस में बायोमेट्रिक आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तब तक आपका राशन किसी और व्यक्ति को नहीं जा सकता। तो एक तो ये इंश्योर हो रहा है कि आपका राशन जिसको आप दे रहे हैं वो एक्चुअल लाभार्थी वहाँ का है और उसको राशन वो मिल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के जब ये के दौरान जब ये इसमें चला था तो आपने देखा था कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल एक प्रयोग किया गया था कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। तो हम भी अब प्रयास ये कर रहे हैं कि इसी पॉस के माध्यम से आइरिस होता है कि जो आपकी आइस के अंदर को स्कैन करके जो है वो आपको ट्रांजैक्शन करेगा, वो भी सिस्टम बड़ी शीघ्र ही जो प्रदेश में लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सख्त निर्देश है, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि इस तरीके की आपदा में भी आपको जो योजना का लाभ मिलना है उससे हम किसी को भी वंचित न रह सकें, उसका लाभ भी उसको मिले। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि आप ये तो इंश्योर करते हैं कि जो राशन जिसको मिलना चाहिए उस तक पहुँच रहा है, और दूसरा कि जितनी क्वांटिटी जिसको मिलनी चाहिए वो एक्चुअली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो उसका विषय पता लग रहा है। और महीने के अंत में ये बता सकते हैं कि किस लाभार्थी ने कितना राशन जो है कहाँ ड्रॉ किया है, उसके बारे में भी जानकारी
ये ई पॉस के माध्यम से हासिल की जा सकती है। सर, जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अवेयर भी आप लोग करना चाहते हैं, उनको राइट्स के बारे में भी उनको अवेयर करना चाहते हैं। सर, कई बार लोगों की कुछ शिकायतें होती हैं, तो क्या इस प्रकार के कोई टोल फ्री नंबर्स भी रहते हैं, या कोई इस प्रकार से वो SMS के माध्यम से या फिर किसी ऐप पे जाके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? कई बार लोगों की थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि कई बार आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर दाल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसी अगर कोई शिकायत किसी उपभोक्ता की है, तो क्या किसी टोल फ्री नंबर पे जाके भी वो आपसे संपर्क कर सकता है? हमारे विभाग का अपना एक टोल फ्री नंबर है 1967 जो सारे प्रदेश में चलता है जी। उसके ऊपर जो है वो 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ऑपरेशन रहता है। उसमें जानकारी आप इस पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद निवारण भी उसमें में किया जा सकता है। जी। इसके बाद भी हमारा टोल फ्री नंबर चलता है, लेकिन उसमें आपका जो उसका रेजोल्यूशन है वो नेक्स्ट डे उसमें किया जाता है। तो आपकी शिकायत जो है वो 1967 पे कभी भी रजिस्टर की जा सकती है, आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं राशन कार्ड के नीचे भी मैंने देखा कि टोल फ्री नंबर आप लोगों ने प्रिंट किया ही हुआ है। उसमें रहता है। तो इसके ऊपर जो उपभोक्ता अपनी कोई भी शिकायत है क्वालिटी के बारे में, राशन के बारे में, या कोई और भी है उपभोक्ता के बारे में, जो भी कंज्यूमर को कोई भी शिकायत रहती है किसी भी उसमें, तो उसके बारे में वो जानकारी इस पर उसकी अपनी शिकायत इस पर दर्ज करवा सकता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि 100% जो है इसका रेजोल्यूशन जो है शिकायत का 24 आवर्स के अंदर किया जा सके। आज की इसमें में भी आप देखेंगे, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित शिकायत है या क्वालिटी से संबंधित शिकायत है या अन्य शिकायत किसी की है, जो उसको भी निवारण जो है हम 24 आवर्स के अंदर अंदर करने की कोशिश करते हैं। और आज की तारीख में कोई भी ऐसी कंप्लेंट हमारे पास पेंडिंग नहीं है। जी। इसके अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के अंदर का जो 1100 नंबर है, उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और CP ग्राम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एक ईमेल एक व्यवस्था की गई, उसके ऊपर भी आप अपनी जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो काफ़ी माध्यम है जिसके माध्यम से जो है वो उपभोक्ता अपनी शिकायत विभाग के पास दर्ज करवा सकते हैं। उसका निवारण करने में हमारे जो अधिकारी है, कर्मचारी, वो पूर्णतः प्रयासरत रहते हैं ताकि उस समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। जी सर, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन की, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पारदर्शी और ट्रांसपेरेंसी को जब लाया जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वेइंग मशीन को भी डिजिटली हर PDS सेंटर पे हम देख रहे हैं। तो उसके पीछे क्या तथ्य था और कितना डिजिटली हम इस चीज़ को हासिल कर पाए हैं? अब जैसा कि हम कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बेनिफिट की बात कर रहे हैं जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि FPS के माध्यम से जो भी हमारा राशन वितरित किया जा रहा है, जो भी फूड ग्रेन वितरित किया जा रहा है, उसमें वेइंग के इसमें तोलने के इसमें उसमें कोई हेरा फेरी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड वेइंग स्केल जो है, मशीन जो है वो हर एक डिपो में लगाई जा रही है। हमने लगभग जो है 5000 मशीनें प्रदेश में जो है वो अभी वितरित कर दी हैं और शीघ्र ही सभी डिपोओं में, सारे ज़िलों में जो मशीनें जो है वो फंक्शनल हो जाएंगी जी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना भी आपको दिया जा रहा है, राशन तोल कर जो दिया जा रहा है, उसकी जानकारी जो है उपभोक्ता के पास तुरंत रहेगी और वो कंप्यूटराइज्ड है। और उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होगी, 10 ग्राम का भी उसमें ऊपर नीचे होगा तो आपका बिल नहीं निकलेगा। तो जो फेयर प्राइस शॉप का हमारा ओनर है या उसको चलाता है, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका एक्यूरेट क्वांटिटी जो है आपको तोल कर जो डिपो से मिले जी। और इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके की जो है वो कोई भी गुंजाइश डिपो लेवल पे ना रहे जिसके कंज्यूमर को नुकसान उठाना पड़े। और एक ट्रांसपेरेंट वे में जो है इसका समाधान निकालने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है जी। सर, जब हम पौष्टिक अनाज की बात करते हैं, हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल के लिए आपका खाना बहुत पौष्टिक होना ज़रूरी है। और पौष्टिकता की जब बात होती है तो फोर्टिफिकेशन की काफ़ी ज़ोर होता है। और अब सर अगर हम देखें भी, और भी अगर किसी ब्रांड के भी अगर आप कोई आटा ले रहे हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि फोर्टिफाइड है। तो क्या हमारे जो PDS सिस्टम है, जो हमारा जो राशन का जो सिस्टम है, क्या उसमें भी हम आटा या फिर और चीज़ों को भी फोर्टिफाइड कर रहे हैं? आपने देखो हर्ष कि हमारा जब से गवर्नमेंट लेवल पे रिपोर्ट आई थी कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो कंट्री में, प्रदेश में जो है वो हमारा न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी लो है, बच्चे काफ़ी मॉल न्यूट्रिशन है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने एक डिसीज़न लिया कि जो भी हम PDS के तहत राशन दे रहे हैं, चाहे आटा है, चावल है, तेल है, इसको हम फोर्टिफाइड करके ही दें। तो हमारा जो आटा है वो भी फोर्टिफाइड है, उसमें विटामिन B9, B12, आयरन उसमें डाला गया है। जो हमारे राइस आ रहे हैं आज की डेट में, आप देखेंगे कि
पीछे पीछे क्योंकि नई चीज़ चली थी फोर्टिफाइड राइस हम सारे प्रदेश में जो सप्लाई कर रहे हैं। सर ऑयल भी हम देख रहे हैं कि फोर्टिफाइड ऑयल भी है, तो लोगों को लगा कि तो प्लास्टिक राइस आ गया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी डिपो में राइस दिया जा रहा है उसमें 100 kg में 1 kg जो है फोर्टिफाइड राइस मिक्स किया जाता है जी। तो उसके एक डिपो एक जो राशन कार्ड होल्डर है उसको ज़्यादा 5-7 जो उसके राइस के जो दाने होते हैं वही उसको 2 या 3 किलो में उसको दिए जाते हैं। लेकिन उसका मतलब है कि अगर वो उसको समझेगा कि प्लास्टिक राइस है तो एक मतलब उसकी अनभिज्ञता है कि उसको जानकारी नहीं है कि किस तरीके का राइस कर रहा है जी। तो जो फोर्टिफाइड राइस के माध्यम से भी हम इसको जो हमारा माल न्यूट्रिशन लेवल है सोसाइटी में उसको दूर किया जा रहा है। फिर हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको भी फोर्टिफाइड किया गया है। जो हमारा नमक है, जो सॉल्ट हम डिपो में दे रहे हैं उसमें भी आयरन जो है वो जो ब्लैक ब्लैक देखेंगे कि लगता है कि जिस नमक में काला काला क्या दिखाई दे रहा है तो वो आयरन के थोड़े थोड़े जो है पीसेस होते हैं और आयरन के जो उसमें आयरन मिक्स किया गया तो वो काला काला उसमें दिखाई देता है जी। जितना भी हमारा राशन जा रहा है उसमें आटा है, चावल है और तेल है और नमक है, सारा फोर्टिफाइड करके जो हम ग्राहकों को दे रहे हैं ताकि जहाँ एक तो उनका है कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, दूसरा हम उसका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम खाद्य सुरक्षा से आप पौष्टिक सुरक्षा के ऊपर हम जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये भी सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे लोग हैं वो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और जैसे आपने कहा कि जो आपका एक स्वस्थ शरीर है उसमें स्वस्थ आत्मा वास करती है तो उस उद्देश्य की ओर जो है वो अब हम मूव कर रहे हैं जी। और सर कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर है आपके पास अच्छी हेल्थ है तो फिर वेल्थ तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाएगी। सर EKYC के बारे में मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा क्योंकि अक्सर अब बात ये हो रही है कि EKYC करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी उपभोक्ता अभी डिपो में जा रहे हैं या फिर अपना PDS सेंटर के पास जाते हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप EKYC करवाइए। तो ये EKYC क्या है, क्यों ये ज़रूरी है? और मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ हमारे सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं जो शायद सेंटर पे ना जा पाएँ, डिपो सेंटर पे ना जा पाएँ क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति से आप पहले ही अनभिज्ञ हैं कि किस प्रकार से कुछ जगहों पे लोगों को बहुत चलना भी पड़ता है। तो उनके लिए फिर EKYC को कैसे आसान KYC किया जा रहा है? अच्छा, मैं हर्ष ये बताना चाहूँगा कि EKYC जैसे हम देखते हैं कि बैंक में जाते हैं तो आजकल बैंक वाले भी EKYC करते हैं। आपका पूरा रिकॉर्ड जो है उसको एज़ पर आधार जो आपका डाटा है, आधार जो हमारे कार्ड बने उसके अकॉर्डिंग उसको सही करते हैं। तो हमने भी जो हमारा डिपार्टमेंट है सरकार ने एक कदम उठाया था कि हम एक तो इंश्योर कर सकें कि कोई भी इसमें डुप्लीकेट राशन कार्ड होल्डर ना हो। मींस कि एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, एक से ज़्यादा जगह उसका राशन कार्ड ना बनाओ। सरकार ने, भारत सरकार ने सारे देश में जो है एक ही राशन कार्ड का डाटाबेस अब रखा है। जितने भी राशन कार्ड सारी कंट्री में बने हैं उसका डाटाबेस एक जगह है, उसका सारा रिपोजिटरी एक जगह है। तो अगर किसी भी कंट्री में कोई व्यक्ति को दूसरा राशन कार्ड बताता है तो उसमें डुप्लीकेट शो हो जाता है। डुप्लीकेट राशन कार्ड उसमें 2 जगह उसका राशन कार्ड आधार नंबर के हिसाब से शो हो जाता है जी। और आधार नंबर में उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये जो 2 आपके राशन कार्ड हैं ये एक व्यक्ति के हैं कि 2 व्यक्तियों के हैं, क्योंकि एक नाम से कोई व्यक्ति हो सकता है, जन्मतिथि से कोई व्यक्ति हो सकता है, एक माता पिता का नाम भी एक हो सकता है। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अब हम EKYC का सहारा लेते हैं। EKYC में इंश्योर किया जाता है कि अगर वो डुप्लीकेट जो जिसके 2 राशन कार्ड बने हैं तो वो एक जगह इंश्योर करेगा जाके कि मैं राशन कार्ड जो है इस जगह लूँगा, दूसरा राशन कार्ड मैं अपना छोड़ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 इसके माध्यम से इंश्योर किया जाता है कि उसका जो जितना भी उसका एड्रेस है, नाम है, पिता का नाम है, गांव का नाम है, वो एज़ पर आधार कार्ड उसको हम इंश्योर करते हैं ताकि उसके जितना डेमोग्राफिक फिगर्स हैं उसको एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइज उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके और इस डुप्लीकेसी को निकाला जा सके। तो जहाँ एक हमें सुविधाएं मिल रही है कि जितने डुप्लीकेट राशन कार्ड हैं उसको वीड आउट करने का काम हो रहा है। दूसरा ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो एक्चुअल बेनिफिशरी हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कि जो राशन हम दे रहे हैं उस राशन को एक्चुअल उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि EKYC के माध्यम से निश्चित किया जाए कि जो राशन कार्ड होल्डर है वो जेन्युइन है, वो जीवित है और उसका जो डाटा है वो एज़ पर आधार कार्ड जो उसने उसको करेक्ट कर लिया है। तो जहाँ तक बुजुर्गों की बात है, जो लोग डिपो तक नहीं पहुँच सकते, ये विभाग ने कदम उठाया कि वहाँ पे हमारे डिपो होल्डर जाएंगे उन घरों में और उन घरों में वहीं पे जाके उनके घर के अंदर उसका EKYC जो है
वो करके आएंगे ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जी सर, लास्ट डेट क्या है ई-केवाईसी की? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले मंथ कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगस्त में लास्ट डेट है, तो अब लास्ट डेट क्या है सर, संक्षेप? हाँ हर्षी, मैं ये बताना चाहूँगा लास्ट डेट हमने 30 सितंबर अब एक्सटेंड कर दी है ताकि जी किस तरीके की लोगों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जी, राम कुमार गौतम जी, आप हमारे कार्यक्रम जनवाणी में आए और उपभोक्ताओं से जुड़े इतने सारे मामलों के बारे में आपने हमारी जनता को अवेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हर्षी, थैंक यू सभी का बहुत। तो दर्शकों, आज के जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।